नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जो वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया गया है उसके हाइलाइट्स के बारे में। हाइलाइट्स जो पीआईबी पर प्रकाशित हुआ है उसी से संबंधित बातों को हम समझने वाले हैं। यहाँ पर विशेष तौर पे आप लोगों के लिए सूचना ये है कि यहाँ सिर्फ हम हाइलाइट्स पर बात कर रहे हैं, उसकी अवधारणाओं में हम नहीं जा रहे हैं। तो केवल उन्हीं बातों को समझेंगे और बाद में इससे संबंधित जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की और देखते हैं क्या क्या बातें इस बजट में ख़ास हैं और कौन कौन सी बातें आप लोगों को समझना है। यहाँ पर देखें, बजट पर एक नज़र, केंद्रीय बजट 2023-24। देखिए, बजट पर एक नज़र, यहाँ जो बातें आप लोगों के लिए बताई गई हैं, देखें वास्तविक क्या है और ये करोड़ में बताया गया है, रुपए करोड़ में बताया गया है। ध्यान रखना है ये डॉलर में नहीं बल्कि रुपए में है। 2021-22 की बात की गई है और ये जो कलर डिनोट किया गया है, जो दर्शाया गया है, ये महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर आगे बातें की गई हैं, तो ये कलर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बजट अनुमान की बात करें तो 2022-23 में क्या बजट अनुमान था और 2022-23 में जो संशोधित अनुमान था वो क्या था, क्या रहा, और साथ ही साथ जो बजट 2023-24 की बात की जा रही है, बजट अनुमान क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखें, राजस्व प्राप्तियाँ, यानी कि सरकार को विभिन्न माध्यमों से कहाँ कहाँ पर और कितने राजस्व की प्राप्तियाँ होती हैं और हुई हैं। यहाँ पर देखें, अनुमान क्या लगाया गया है, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ या पूंजी प्राप्तियाँ। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है 21,69,905, ये वर्ष 2021-22 की बात की जा रही है। यहाँ पर इसी से संबंधित बातें बताई गई हैं और ये आंकड़ा दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। राजस्व की प्राप्तियाँ यहाँ पर देखें, जो हरे कलर से दर्शाया गया है, संशोधित अनुमान। अब सवाल ये है कि संशोधित अनुमान होता क्या है। व्यय की नई प्रवृत्तियों की हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ष के बीच में या लास्ट में सरकार को कुछ खर्चे करने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर संशोधित अनुमान का मतलब यही है कि अगर नई सेवाओं की शुरुआत हो रही है या फिर सरकार के व्यय की नई प्रवृत्तियाँ देखी जा रही हैं, ये वर्ष के मध्य में या अंत में हो सकता है, तो उसको हम कह रहे हैं संशोधित अनुमान। तो यहाँ पर संशोधित अनुमान की बात कही गई है। संशोधित अनुमान 2022-23 और यहाँ पर बजट अनुमान जो आगे के लिए बताया गया है। बजट अनुमान का मतलब क्या है, सरकार जो विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को, नौकरियों इत्यादि के लिए जो धन आवंटित करती है उसके बारे में कहा गया है कि इतना हमारा अनुमान है, इतना खर्च इत्यादि होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बजट अनुमान 2023-24 के बारे में समझ लिया और इसी से संबंधित जो राजस्व की बात की जा रही है वो इतना है, 26,32,281 करोड़ में कहा गया है। पूंजी की बात करूं तो 18,70,816 करोड़ की बात कही गई है। ये बजट अनुमान है, यहाँ पर पूंजी की बात की जा रही है, पूंजी। ठीक है, प्राप्तियों की बात हो रही है कि इतनी प्राप्तियां सरकार को होंगी। साथ ही साथ व्यय की बात करें, जो बातें यहाँ पर थी वही यहाँ पर देखेंगे कि व्यय, राजस्व व्यय और पूंजी व्यय दोनों की बात क्या है, यहाँ पर 2021-22 के संबंध में बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो बजट अनुमान जो 2022-23 है इसके बारे में बताया गया है। ये कितना था, इतना रहा था बजट अनुमान। और बजट अनुमान के साथ साथ जो संशोधित बजट अनुमान 2022-23 में रहा था, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये इतना रहा था। ठीक है, अब 2000 बजट अनुमान 2023-24 के लिए कितना बताया गया है, तो राजस्व व्यय कितना होगा, ये 35,02,136 करोड़ बताया गया है। साथ ही साथ पूंजीगत व्यय के बारे में बात करें तो उस समय यानी कि 2021-22 की बात करें वास्तविक की, तो यहाँ पर देखें 5,92,874 करोड़। और यहाँ पर देखें जो बजट अनुमान 2022-23 जो बताया गया था 7,50,246 करोड़। इसके अलावा अब यहाँ पर देख लें पूंजीगत व्यय के लिए ये क्या कहा गया था, संशोधित अनुमान क्या जारी किया गया था, तो संशोधित अनुमान 7,28,274। इसके अलावा अब इसकी बात कर लें बजट अनुमान 2023-24 के लिए, तो बजट अनुमान 2023-24 के लिए जो व्यय है यानी कि पूंजीगत व्यय, ये कितना है, 10,09,9
961 करोड़ में बताया गया है। यहाँ पर ध्यान रखें, इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देख लिया। अब देखने के बाद यहाँ पर सवाल ये है कि पूंजीगत व्यय क्या है। तो पूंजीगत व्यय का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि सरकार जो मशीनरी इत्यादि और हैवी इन्वेस्टमेंट जो अलग अलग क्षेत्रों में करती है, उसकी बात की जा रही है कि सरकार कहाँ कहाँ पर अवसंरचना निर्माण हो सकता है या मशीनरी के लिए खर्च कर सकती है, तो वहाँ पर जो व्यय होता है उसे पूंजीगत व्यय कहा जाता है। ठीक है, पूंजीगत व्यय से सरकार को क्या लाभ होता है, कौन कौन से पहलू इसमें शामिल हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जब चर्चा करेंगे तो वहां पर हम लोग बात करने वाले हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पर प्रमुख आंकड़े क्या कहते हैं। तो ये प्रमुख आंकड़े करोड़ में बताए गए हैं और वही कुछ प्राप्तियां और अनुमान पूंजीगत प्राप्तियां, कुल व्यय कितना कितना है उसके बारे में बताया गया है। ये बातें वही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो राजस्व प्राप्तियां यानी कि सरकार को विभिन्न माध्यमों से कितनी और कहाँ कहाँ से प्राप्तियाँ होती हैं। जैसे सरकार जो अलग अलग प्रकार के कर वसूलती है, शुल्क लगाती है और निवेशों से जो उसे ब्याज प्राप्त होता है उसकी बात कर लीजिए। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं जो सरकार सेवाएं देती हैं उसके बदले जो सरकार को शुल्क प्राप्त होता है वो कहा जा रहा है कि वो सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ हैं। और राजस्व प्राप्तियों की बात करें तो ये कितना था 21-22 में, जो वास्तविक था वो ये था। बजट अनुमान कितना था जो 2022-23 का था वो इतना था। संशोधित जो अनुमान 2022-23 के लिए जारी किया गया था वो इतना था। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखें, बजट अनुमान जो बताया गया है वो 26,32,281 बताया गया है। अब यहाँ पर पूंजी प्राप्तियों के बारे में वही बातें कही गई हैं। कुल प्राप्तियां, अब टोटल मिलाकर के कुल प्राप्तियां कितनी हैं और कुल व्यय कितना है, दोनों को मिलाकर के कुल प्राप्तियां सरकार को कितनी हो रही हैं बजट अनुमान के हिसाब से। आप देखें तो पूंजीगत प्राप्तियां, जैसे हम ये कहते हैं कि सरकार जो विनिवेश करती है उससे भी सरकार को प्राप्तियां होती हैं। अब पूंजी प्राप्तियां क्या होती हैं, यहाँ पर देखिए। पूंजी प्राप्तियां वह प्राप्तियां हैं जिससे परिसंपत्तियों में कमी आती है या देयताओं का सृजन होता है। अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, जैसे सार्वजनिक ऋण सरकार ने ले लिया, जनता से ऋण ले लिया, और जनता से ऋण लेने के अलावा हो सकता है कि सरकार ने विनिवेश कर दिया हो। जैसे कोई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, उस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का कुछ हिस्सा सरकार ने बेच दिया है, निजी क्षेत्र को दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। अब कुल प्राप्तियों को हमने समझ लिया, कुल व्यय को हम लोगों ने समझ लिया कि कितना व्यय होगा और कितना, ये दोनों को बताया गया। कुल जो प्राप्तियां होंगी वो इतनी होंगी और कुल जो व्यय होगा वो भी लगभग सेम बताया गया है। दोनों के आंकड़े लगभग समान हैं। यहाँ पर पैच आगे बढ़ें, राजस्व घाटे की बात कर लें तो राजस्व घाटा का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि सरकार को अनुमानित जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो कम हैं और जो सरकार का अनुमानित व्यय है, जो सरकार का व्यय है वो अधिक है। आप ऐसे कह सकते हैं सरकार को प्राप्तियां कम हो रही हैं और उसके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, राजस्व घाटा कह रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए राजस्व घाटा इस समय कितना था, 2021-22 में इतना रहा था। 2022-23 के बजट में जो बजट अनुमान जारी किया गया था वो इतना 9,90,241 करोड़ की बात कही गई है। यहाँ पर संशोधित अनुमान जो जारी किया गया था 11,10,546 की बात कही गई है। साथ ही साथ बजट अनुमान की बात करें 2023-24 की बात करें तो 8,69,855 बताया गया है। अब यहाँ पर प्रभावी राजस्व घाटा, सवाल ये है कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा के किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, समय समय पर सरकार राज्यों को अनुदान देती है, सहायता अनुदान देती है। दरअसल वह जो सहायता अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है राज्यों को विकास कार्यों में निवेश के लिए या विकास कार्यों के लिए दिया जाता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं जो राजस्व घाटा है, राजस्व घाटा और जो राज्यों को अनुदान दिया गया है, राजस्व घाटा माइनस जो राज्यों को दिया गया अनुदान है, उसे हम कहते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, अब बात यह है कि राजकोषीय घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा आप ऐसे समझ सकते हैं आसान भाषा में कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, और इसके अंतर्गत जो बातें शामिल हैं उसको बाद में हम समझने वाले हैं अगले सेशन में। तो यहाँ पर देखिए राजकोषीय घाटा, सरकार को
आय हो रही है 50 पैसे की और जो व्यय हो रहा है वो 1 रुपये हो रहा है, तो इसको हम कह रहे हैं राजस्व घाटा। प्राथमिक घाटा, सवाल ये है कि प्राथमिक घाटा क्या है। तो जब हम प्राथमिक घाटे की बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा से जो ब्याज की देनदारियां हैं, उन देनदारियों को चुकाने के बाद जो शेष धनराशि बचती है उसे ही हम कहते हैं यह प्राथमिक घाटा है। और इसके लिए जो बजट अनुमान जारी किया गया है 2023-24 का, वो बताया गया है 7,06,845। तो इससे संबंधित लगभग सभी बातों को हम लोगों ने समझ लिया। आंकड़े आपके सामने हैं, वो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित अन्य बातों को देख लेते हैं जो बजट 2023-24 में बताया गया है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है, केंद्रीय राजस्व और व्यय, मतलब 1 रुपये को आधार मान करके, 1 रुपये के सिक्के को आधार मान करके और बताया गया है कि रुपया कहाँ कहाँ से आता है और रुपया कहाँ कहाँ जाता है, मतलब किस मद पर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। यहाँ पर 1 रुपये को आधार मान करके और उसमें पैसे को बताया गया है कि कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखें, रुपया आता है, जो उधार से और अन्य देयताओं की बात की जा रही है, 34 पैसे प्राप्त हो रहा है, आ रहा है। निगम कर से जो पैसे की प्राप्ति हो रही है, निगम कर से कितने की प्राप्ति हो रही है। अब निगम कर क्या है उसको समझ लेते हैं, ये किस पर लागू होता है उसको भी देख लेते हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, इनसे इन पर लागू होता है। साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां हैं, इन पर भी लागू होता है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि वह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड हो। और जब कंपनी की बात की जाती है और कंपनी अधिनियम 1956 की बात की जाती है, तो कंपनी वह काल्पनिक व्यक्ति होता है या होती है जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड होती है। यहाँ तक बातें आप लोगों ने समझ लिया। अब 15 पैसे और 34 पैसे और 15 पैसे ये हमने समझ लिया। आयकर की बात करें तो आयकर जो आपकी इनकम होती है उस पर आप कर चुकाते हैं सरकार को। तो जो कर चुकाते हैं उनकी बात की जा रही है। आयकर से कुल 15 पैसे की प्राप्ति होती है और 15 पैसे के साथ साथ जो सीमा शुल्क है उससे 4 पैसे की प्राप्ति होती है। सीमा शुल्क, सवाल है कि क्या है सीमा शुल्क। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य आयात, मतलब राज्यों की सीमा की बात हो रही है, आयात और निर्यात हो रहा है, तो उस पर जो शुल्क लगाया जाता है उसे हम कहते हैं सीमा शुल्क। उससे कितने की प्राप्ति हो रही है? कुल 4 पैसे की प्राप्ति हो रही है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क। अब केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता क्या है? यहाँ पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को समझ लीजिए। जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, दरअसल यह एक अप्रत्यक्ष शुल्क है या अप्रत्यक्ष कर है। ये अप्रत्यक्ष कर जो लगाया जाता है सरकार के द्वारा, उसे ही हम कह रहे हैं कि यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। अब यहाँ पर देखिए, अप्रत्यक्ष कर ये किस पर लगता है? तो भारत में जो विनिर्मित या निर्मित सामान है उन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। ये अप्रत्यक्ष कर है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसके अलावा ये कितने पैसे हैं? यह कुल 7 पैसे प्राप्त होता है सरकार को। साथ ही साथ जीएसटी की बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, यहाँ बात करें तो कुल 17 पैसे की प्राप्ति होती है। यहाँ देख लिया आप लोगों ने। साथ ही साथ कर और भिन्न प्राप्तियां, कर के अलावा जो अन्य प्राप्तियां हैं कुल वो 6 पैसे प्राप्त होती हैं। ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों की बात करें तो कुल 2 पैसे की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर के ये सारे जो डिजिट्स हैं इनको आप जोड़ेंगे तो 1 रुपये आपका तैयार होगा। 1 रुपये आप देखेंगे। अब बात ये होती है कि ये तो 1 रुपया तैयार हो गया और कहाँ कहाँ से रुपया आ रहा है, पैसा आ रहा है, हमने ये देख लिया। अब यहाँ पर बात कर लें कि रुपया जाता कहाँ है, किन किन मदों में, आप ऐसे कह सकते हैं किन किन मदों पर इसका भुगतान खर्च किया जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर देखें, रुपया जाता है, यहाँ पर केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के बारे में बात किया जा रहा है। सवाल ये है कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं होती क्या है? तो जब हम केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है वह योजनाएं जिसमें केंद्र और राज्यों दोनों की भागीदारी होती है। जो उन योजनाओं पर व्यय किया जाता है उसकी बात की जा रही है। व्यय मतलब योजनाओं पर जो व्यय किया जाता है, जैसे
पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आपने पढ़ा भी होगा कि 70 और 30 का रेशियो होता है, और जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर 60 और 40 का रेशियो होता है। ठीक है, मतलब 70% केंद्र सरकार और 30% राज्य सरकार वहन करती है। यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर देखेंगे 60 और 40 का रेशियो होता है। तो दोनों के बारे में बताया गया है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं, यहाँ पर 9 पैसे की प्राप्ति होती है। ठीक है, 9 पैसे खर्च होता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के बारे में बात करें तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं दरअसल होती कौन सी है? तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं वह योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं, और उस पर पूरा जो व्यय होगा, मतलब 100% का व्यय केंद्र के द्वारा किया जाएगा। मतलब योजना का जो खर्च है, योजना को संचालित करने में जो खर्च आता है, वो टोटल 100% का भुगतान केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखिए, कुल 17 पैसे का खर्च सरकार का होता है, जो रुपए की बात की जा रही है। ठीक, ब्याज की अदायगी, जो सरकार ने ऋण लिया है, हो सकता है कि वो जनता से लिया हो, सार्वजनिक ऋण लिया हो, या कहीं और से ऋण लिया हो, तो दोनों की बात करें, जो ब्याज की अदायगी होती है उस पर 1 रुपये में से 20 पैसे खर्च होते हैं। यहाँ पर रक्षा क्षेत्र में आंतरिक और बाह्य दोनों की आप बात कर लीजिए। रक्षा क्षेत्र पर जो खर्च होता है वो कुल 8 पैसे होते हैं। आर्थिक सहायता, अगर आपको किसी भी व्यक्ति की बात कर लीजिए, किसी व्यक्ति को अगर आर्थिक सहायता देनी हो, जैसे किसानों को दिया जा रहा है, तो वहाँ पर आर्थिक सहायता अगर दिया जा रहा है तो 7 पैसे खर्च किया जा रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ वित्त आयोग, जो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं, और जो वित्त आयोग सुझाव देता है कि राज्यों को इतना दिया जाना चाहिए, तो उसके सुझाव पर जो केंद्र सरकार राज्यों को पैसे देता है उसके बारे में बात की जा रही है। राज्यों के अंतरण, एक तो वित्त आयोग और उसके अलावा अन्य भी लिखा है, अन्य जो अंतरण मतलब पैसे दिए जाते हैं वो कुल 9 पैसे हैं। यहाँ पर बात करें करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना है, जो कर लगाए जाते हैं और जो शुल्क लगाए जाते हैं, उन शुल्कों में से राज्य का हिस्सा जो होता है वो कुल 18 पैसे होता है, जो राज्यों को दिया जाता है। पेंशन के रूप में अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपको पेंशन मिल रहा है, तो कुल पेंशन पर 4 पैसे खर्च हो रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य व्यय हैं वो कुल 8 पैसे बताए गए हैं। तो इससे संबंधित लगभग सभी बातों को हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद आगे बढ़ें तो इससे संबंधित अन्य बातों को देखें। घाटे की प्रवृत्तियां क्या कहती हैं? तो घाटे की प्रवृत्तियों के लिए बताया गया है जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से ये बताया गया है, जो हमारी जीडीपी है उसका कितना प्रतिशत। तो राजकोषीय घाटा हमारी जीडीपी का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर देखिए 2021-22 की बात कही गई है, जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से बताया गया है। तो 2021-22 वास्तविक कितना है, 6.7%। इसी के अलावा आप यहाँ पर देखेंगे बजट अनुमान 2022-23 के लिए कितना बताया गया है, 6.4% राजकोषीय घाटा। यहाँ 2022-23 संशोधित जो अनुमान था वो 6.4%। यहाँ पर जो बजट अनुमान है 2023-24 के लिए ये 5.6%, यानी कि राजकोषीय घाटा हमारी जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर देखें 6.7% से घट करके 6.4% था। फिर ये 2022-23 में उतना ही था। इसमें बताया गया है जो 2023-24 है, इसमें बताया गया है कि पहले की अपेक्षा ये काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाला है। क्या राजकोषीय घाटा किसके मुकाबले, तो जीडीपी के मुकाबले इतना रहने वाला है। राजस्व घाटे के बारे में बात करें, राजस्व घाटा अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले समझा था। राजस्व घाटे की बात करें तो वास्तविक यानी कि 2021-22 में ये कितना था, 4.4%। 2023-24 में ये 3.8% था। वहीं 2022-23 में संशोधित जो अनुमान जारी किया गया था, इसके आधार पर ये बताया गया है कि ये कितना है, 4.1%। अब इसी के साथ साथ राजस्व घाटा बताया गया है कि 2023-24 में ये कितना रहने वाला है, तो 2.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ आप यहाँ पर देखें, ये जो बताया गया है हरे कलर से, ये क्या किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये आप लोगों ने देख लिया था। तो यहाँ पर देखें प्राथमिक घाटा क्या है, क्या कहता है, इसी से संबंधित आंकड़े। यहाँ पर हम प्राथमिक घाटे की बात कर रहे हैं। प्राथमिक घाटा 2021-22 में वास्तविक कितना था, 3.3%। बजट अनुमान की बात करें तो 2.8%। संशोधित जो अनुमान है वो कितना था, तो 3% ये रहा था।
ठीक है। इसके साथ साथ जो इस वर्ष के लिए बताया गया है, मतलब इस वित्तीय वर्ष जो बजट अभी जारी किया गया है उसके हिसाब से, यानी कि 23-24 की बात करें तो 2.3% बताया गया है। साथ ही साथ अब यहाँ पर बात करें, ये जो पीली लाइन देख रहे हैं, ये पीली लाइन किसको बताता है? दरअसल यह प्रभावी राजस्व घाटे को बता रहा है। तो प्रभावी राजस्व घाटा कितना होगा? तो 2021-22 की बात करें तो इसमें 3.3% रहा। बजट अनुमान 2022-23 में ये कितना बताया गया था? तो 2.3%। साथ ही 2022-23 की बात करें तो 2.9%। और इस वर्ष मतलब जो बजट पेश किया गया है उसकी हम बात कर रहे हैं, 2023-24 में ये बताया गया है कि ये कम होकर के प्रभावी राजस्व घाटा 1.7% रहने वाला है। तो प्रभावी राजस्व घाटे के बारे में हम लोगों ने समझ लिया।